देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, ये घटना उस रात की है जब मैं माल की डिलीवरी करके मुरैठा से सोनपुर जा रहा था। वहाँ पर मुझे एक दूसरे क्लाइंट से मिलना था जो मुझे एक नया काम देने वाला था। पर दिक्कत ये थी कि मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए मैंने उससे फ़ोन पर ही उसका लोकेशन मंगवा लिया। फ़ोन पर लोकेशन आने के बाद जब मैंने लोकेशन की ओर बढ़ना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि ये तो वही जगह है जहाँ पर अक्सर ट्रक ड्राइवर आने से कतराते हैं। खासकर रात में ये कोई आम रास्ता नहीं होता था। सोनपुर के इस रास्ते पर एक पुलिया पड़ता था जिसे हॉन्टेड माना जाता था। ड्राइवर्स का मानना था कि यहाँ पर किसी की आत्मा भटकती है और वो हर गुजरने वाले यात्रियों को तंग करती है। यहाँ तक कि कितनों की जान भी जा चुकी है इस पुलिया पर। हालांकि मैं अब तक इस पुलिया से कभी गुजरा तो नहीं था, पर यह पहली दफ़ा था जब मेरा आना इधर हुआ था। पर मुझे विश्वास तो था नहीं, मगर इसके बावजूद भी मुझे एक डर का एहसास था, क्योंकि अब तक रात हो चली थी। सूरज आसमान से गायब हो चुका था। आसमान में कालेपन के साथ साथ अब हवा में एक नमी फैल गई थी, ठंडक जो आपको अलग सी बेचैनी का एहसास कराती हो। वैसे तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा खलासी विदुर वो भी मेरे साथ में था। तो ऐसे में मुझे डरने वाली भी कोई बात नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने अपने उस क्लाइंट से मिलने का मन बना लिया और ट्रक सोनपुर के उस हाईवे की ओर ले लिया जिधर पड़ता था वो पुलिया। रास्ते भर तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जैसे जैसे ट्रक उस पुलिया के करीब पहुंची तो वैसे वैसे ट्रक में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। जैसे अब इंजन में एक घरघराहट सी आवाज़ आने लगी, मानो ट्रक खराब होने वाला हो। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। खैर, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक को आगे ही बढ़ाता रहा। अभी मैं ट्रक आगे ही बढ़ा रहा था कि तभी विदुर ने कहा, उस्ताद, और कितना वक्त लगेगा? रात के 2:30 बजने को हैं। विदुर की बात सुनने के बाद जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सच में लगभग 2:30 बज चुके थे, यानी अब तक आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी। फिर जब मैंने जीपीएस देखा तो मैंने पाया कि अभी 400 मीटर की दूरी और बची है। ये दूरी उस पुलिया की थी, ना कि मेरी डेस्टिनेशन की, जिस पर मैंने विदुर को कहा भी, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसा करता हूँ, मैं स्पीड और तेज़ कर देता हूँ ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं। वैसे भी ये सड़क पूरी तरह से खाली है। ये बोलकर मैंने एक्सीलेटर घुमाया, पर हैरान की बात ये थी कि मेरी एक्सीलेटर देने से स्पीड बढ़ने की जगह पर वो घटने लगी और फिर धीरे धीरे स्पीड काफ़ी कम हो गई। जिस पर विदुर ने बोला भी, अरे उस्ताद जी, स्पीड बढ़ानी है, घटानी नहीं है, हमें जल्दी पहुँचना है। इस पर मैंने विदुर को कहा भी कि मैं तो स्पीड बढ़ा ही रहा हूँ, पर ना जाने क्यों ये स्पीड कम हो जा रही है। अब देखते ही देखते ट्रक रुकने को आ गया था और जब ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप ही हिलने लगा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि ट्रक एक झटके के साथ ही रुक गई। अभी ट्रक रुकी ही थी कि तभी किसी ने ज़ोर से बोनट पर थपथपाया। ये आवाज़ न सिर्फ मैंने सुनी बल्कि मेरे बगल में बैठा मेरे खलासी विदुर ने भी सुनी थी। और ये बात सुनते ही हम दोनों में एक अजीब सा डर समा गया, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर जब हमने बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि बाहर सामने पुलिया है और उस पुलिया पर काफ़ी धुंध है। साथ ही गौर से देखने में पता चला कि वहाँ पर कोई खड़ा है, क्योंकि वहाँ पर घनी धुंध के साथ काफ़ी अंधेरा भी था। तो ऐसे में कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था, पर इतना अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया था कि कोई तो है जो पुलिया के नीचे की ओर झुककर देख रहा है। उस आदमी पर नज़र पड़ते ही विदुर ने कहा, उस्ताद जी, ये कौन है इतनी रात को पुलिया पर? विदुर की बात सुनने के बाद मैंने बड़े ही ध्यान से उधर देखा तो मैं कुछ तय नहीं कर पाया कि आखिर वो है कौन, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। एक तो पहले ही ट्रक अपने आप ही बंद हो चुका था और ऊपर से ये अनजान जगह, डर तो लग ही रहा था। पर उस वक्त ट्रक से उतर करके ट्रक की जांच करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा मैं और विदुर
ट्रक से दोनों एक साथ ही उतरे, ये देखने के लिए कि ट्रक में कौन सी खराबी आई है, आखिर ट्रक बंद क्यों हो गया है। जहां मैं ट्रक से उतरते ही ट्रक के बोनट की तरफ बढ़ गया, तो वहीं दूसरी तरफ विदुर उतरने के बाद वो सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ा जो पुलिया के किनारे खड़ा हुआ नजर आ रहा था, और उस पर चिल्लाते बोला, अरे कौन हो भाई साहब, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। हालांकि विदुर को ये नहीं करना चाहिए था। इससे पहले मैं विदुर को रोक पाता कि विदुर उसके करीब जा पहुंचा। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा कि तभी विदुर बोला, अरे उस्ताद, हम तो खामखा घबरा रहे थे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है सिवा ट्रांसपोर्ट। साथ ही यहाँ एक भीगी हुई कमीज बोर्ड से लटकी हुई है, और इसी कमीज़ को देखकर हम धोखा खा गए हैं कि यहाँ पर कोई इंसान है। अब ये बोलते हुए विदुर मेरी ओर आया और फिर हम दोनों ने ट्रक की जांच करनी शुरू की। ट्रक की बोनट खोलने के बाद जब हमने सही से देखा तो मैंने पाया कि ट्रक में कुछ खास खराबी नहीं है। ट्रक में हमें ऐसी कुछ बात नज़र ही नहीं आई जिससे ट्रक बंद पड़ जाता। जिस पर विदुर ने कहा भी, लगता है ट्रक में कुछ खराबी नहीं है, और एक बार ट्रक को स्टार्ट कर देखते हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए। विदुर के ये बोलते ही मैंने बोनट बंद किया और ट्रक में जाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने ट्रक की चाबी घुमाई तो वैसे ही ट्रक स्टार्ट हो गया। ट्रक के स्टार्ट होते ही विदुर भी ट्रक में आकर बैठ गया। अब हम बस वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी पुलिया पर छाया वो धुंध अचानक से और भी गहराने लगा, और उस धुंध में फिर से मुझे एक आदमी दिखा, पर इस बार वो आदमी पुलिया के बीचों बीच खड़ा था। मतलब कि उसके रहते हम लोग पुलिया पार नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से मैंने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई साहब, बीचों बीच क्यों खड़े हो, मरना है क्या तुम्हें। मेरे कई बार उस आदमी पर चिल्लाने के बाद भी वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जिसके चलते मेरा खलासी विदुर को गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में आते हुए बोला, इस हरामखोर को मैं अभी देखता हूँ, आखिर ये है कौन और हट क्यों नहीं रहा है। ये बोलते वो ट्रक से नीचे उतरा और चिल्लाते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ा, अबे हट जा, कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तेरे को। मगर विदुर के कुछ दूर जाते ही वो धुंध अचानक ही और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब आलम ये था कि मुझे ना तो वो आदमी दिख रहा था और ना ही विदुर, जिसके चलते मुझे थोड़ी चिंता भी हो रही थी। फिर अचानक से विदुर की चीखने की आवाज़ आई, और उस चीख से मेरा दिल बैठ गया और मैं चिल्लाते बोला, अरे विदुर क्या हुआ। मगर मेरे कई बार आवाज़ देने के बाद भी विदुर का कोई जवाब ही नहीं मिला, और वहाँ पर अब बस खामोशी थी। जब अगले कुछ मिनट तक विदुर की कोई आवाज़ ही नहीं आई तो मैं ट्रक से नीचे उतरा और विदुर को आवाज़ देते हुए उसे ढूंढने लगा कि विदुर कहाँ हो तुम। पर वो कोहरा इतना घना था कि मुझे मुश्किल से 1 से 2 मीटर ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद वही घना कोहरा। ऐसे में विदुर की खामोशी मुझे और भी चिंता में डाल रही थी। मैं अभी हर जगह विदुर को ही तलाश रहा था कि तभी अचानक से मुझे नदी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। छपाक, मानो उस नदी में कोई कूदा हो। ये आवाज़ सुनते ही मैं पुलिया पर बने रेलिंग की तरफ बढ़ा, और जब नीचे झांक कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ पानी के शोर के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बहती नदी और उसका वो तीव्र वेग ही था। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं विदुर को कहाँ ढूंढूं। आखिर विदुर कहाँ चला गया। अभी मैं इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आया, जिसके चलते वहाँ पर पसरा कोहरा गायब हो गया। पर उस कोहरे के चढ़ते ही मुझे एक और झटका लगा। दरअसल अब मेरा ट्रक जो पुलिया के करीब खड़ा हुआ था, अब वो वहाँ पर नहीं था, यानी कि अब मेरा ट्रक गायब हो चुका था। दोस्तों, ये दोनों घटना मेरी समस्या से परे थी। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं और मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी। देखते ही देखते मेरे पांव अपने आप ही चलने लगे, मानो कोई मुझे घसीट कर कहीं पर ले जाना चाहता हो। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की अपने कदमों को रोकने की, पर मेरे कदम धीरे धीरे पुलिया के किनारे तक पहुंच गए, और जब मेरे पांव पुलिया की रेलिंग पर चढ़ने लगे तो मैंने अपना आपा खो दिया, जिस वजह से मैं ज़ोर से चीखने लगा कि बचाओ मुझे। पर वहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। और फिर देखते ही देखते मैं ना चाहते हुए भी उस बहती नदी में कूद पड़ा। नदी में गिरते ही कुछ देर तक मुझे होश रहा, फिर अचानक ही मेरे सर से कुछ ज़ोर से टकराया, और फिर इसके बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी मछली के जाल में फंसा पड़ा हूँ। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी मैंने देखा कि
कोई उस जाल को खींचते हुए लेकर जा रहा है। जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं चीखते हुए बोला, अरे कौन हो तुम, और मुझे इस मछली के जाल में क्यों बंद करके रखा है? मेरे ये बोलते वो आदमी एकदम से रुका और मुझे उस जाल से बाहर निकाला। उस जाल से निकलते ही मैंने उस आदमी से पूछा, अच्छा मेरा खलासी विदुर कहाँ है? जैसे मैंने अपने खलासी विदुर का नाम लिया तो वैसे उस आदमी ने बोला, अगर उसने लाल कमीज और नीली पैंट पहनी है तो वो मर गया है। उसके ये कहते मैं उस पर चीखते हुए बोला, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे ये कहते वो आदमी बोला, हाँ यकीन नहीं आता तो देख लो, सामने उसकी लाश पड़ी है। उसके ये कहने पर जब मैंने उस तरफ देखा जिधर उसने इशारा किया था तो मैंने पाया कि विदुर एक जाल में बंधा पड़ा है। मैं जल्दी से उठकर उसकी तरफ भागा और जब उसको पलटकर देखा तो मैंने पाया कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, यानी कि वो सच में मर चुका था। ये एहसास होते ही कि विदुर अब नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोने लगा। मुझे रोता देख वो आदमी बोला, देखो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज जिंदा हो। वैसे इस पुलिया से गुजरने वाला इंसान कभी बचता नहीं है, तुम दूसरे इंसान हो जिसकी जान बची है। सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना और फिर भूलकर भी कभी भी इस पुलिया से गुजरने की हिम्मत मत करना, खासकर रात के वक्त। उसकी बात सुनकर उस वक्त तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मुझे विदुर के जाने का दुख हो रहा था। फिर वो मनुष्य रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर अगली सुबह जब मैंने विदुर की बॉडी लेकर वहाँ से जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे उसकी लाश ले जाने नहीं दी। उनका कहना था कि विदुर अब यहाँ का है और वो उसकी लाश नहीं ले जाने देंगे। अगर मैंने उसकी लाश ले जाने की कोशिश की तो उसका बुरा अंजाम उसके परिवार और मुझको भी भोगना पड़ेगा। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और जिद करके मैं विदुर की लाश अपने साथ वहाँ से लेकर आ गया और उसके घर वालों को सौंप दिया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस रात तो सिर्फ मैंने विदुर को खोया था, पर मैंने उन लोगों की बात न मानकर एक और बड़ी गलती कर दी थी। विदुर की लाश को उनके घर वालों को सौंपने के बाद उनके घर वालों ने विधि पूर्वक विदुर का अंतिम संस्कार कर दिया। पर उसके कुछ दिनों के बाद अचानक ही विदुर के घर वाले किसी न किसी एक्सीडेंट में मारे जाने लगे, और जब भी विदुर के घर का कोई शख्स मरता तो उसकी आत्मा रात को मेरे सपने में आती और बोलती कि तू ही गुनहगार है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे विदुर का पूरा परिवार खत्म हो गया, और उसके परिवार के खत्म होने के साथ मैंने भी अपना मानसिक संतुलन लगभग खो ही दिया था। मैं अक्सर रातों को अपने आप को ऐसी जगह पर पाता जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। लोग मुझे पागल तक कहने लगे थे। मैं कब क्या कर बैठता मुझे कुछ भी कोई एहसास ही नहीं था। पर बीते वक्त के साथ चीज़ें कुछ ही सही मगर ठीक हो गईं, और अभी मैं ठीक हूँ, मगर वो दर्द आज भी मेरे सीने में चुभता है। अच्छा होता कि उसके साथ मैं भी उस रात मर जाता। मैंने सिर्फ विदुर को ही नहीं बल्कि उसके परिवार की भी जान ले ली है, और यही पछतावा मुझे उम्र भर रहेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई भूतिया कहानी की ओर, जो कि तापस दास जी की है। दोस्तों आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तापस दास जी ने। तापस दास जी बताते हैं कि ये तब की घटना है जब वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। हालांकि अब तो वो अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, पर उस दौरान जब वो ट्रक चलाते थे तो कई बार उनको कुछ ऐसा काम भी मिलता था जिसे पूरा करने में उनके पसीने छूट जाते थे। पर ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने शेयर करते हुए बताया है कि आज से लगभग 7 साल पहले उन्हें एक क्लाइंट का कॉल आया। कॉल पर क्लाइंट से बात करने के बाद जब तापस दास जी उस क्लाइंट के पास पहुंचे और जब उस आदमी ने उन्हें काम समझाया तो वो थोड़ा सहम गए, और जब उन्होंने उस काम को अंजाम दिया तो उनके साथ जो जो घटना घटी वो बहुत ही खौफनाक थी। आखिर क्या था वो काम, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ ये कहानी तापस दास जी के नज़रिए से। दोस्तों रात के यहीं कोई 11 बज रहे होंगे जब मैं माल की डिलीवरी करके गोदाम वापस लौट रहा था। इसी बीच मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये कोई अननोन नंबर है। उस टाइम मैं फ़ोन उठाना तो नहीं चाहता था, पर ना जाने क्यों मैंने वो फ़ोन उठा ही लिया। फ़ोन उठाते ही सामने से किसी मर्द ने कहा, आप तापस दास जी बात कर रहे हैं? उसके मेरे नाम लेते ही मैंने कहा, हाँ मैं तापस ही हूँ, कहिए। मेरे इतना कहने के बाद उस आदमी ने कहा, मेरे पास आपके लिए एक काम है,
आप चंडोल घाट आ सकते हैं क्या? अब ये सुनते मैं कुछ देर सोच में पड़ गया, क्योंकि चंडोल घाट वैसे तो रास्ते में ही पड़ता था, पर मैं तो घर की तरफ लौट रहा था और ऐसे में ऊपर से मैं थका हुआ भी था, तो ऐसे में एक और नया काम लेना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कहा, काम क्या है, काम बताइए। मेरे पूछने पर उस आदमी ने काम तो नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि अभी मैं आपको 2 घंटे के लिए 5,000 रुपये दे दूंगा। अगर आप काम करना चाहो तो चंडोल घाट पहुंचकर मुझसे मिलो। 5,000 की बात सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। वो क्या है कि जब भी पैसों की बात होती है तो विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। उस रात भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने उस अनजान आदमी को हाँ कह दिया। फिर क्या था, जैसा कि मैंने कहा कि चंडोल घाट रास्ते में पड़ता था, लिहाजा मैंने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ाई और चंडोल घाट की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैं चंडोल घाट पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, जिस वजह से मैंने उस नंबर पर फिर से कॉल किया जिस नंबर से कॉल आया था, पर उस नंबर पर कॉल लगा ही नहीं। और फिर कुछ सोचने के बाद कि अब मैं क्या करूं, वापस जाऊं या फिर उसका इंतज़ार करूं, या फिर किसी ने मेरे साथ कोई मजाक किया है। अभी ये सब विचार मेरे मन में ही चल रहा था कि तभी उधर से कॉल आ गया। उस आदमी का फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, अरे मैं तो चंडोल घाट पहुंच गया हूं, पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने बोला कि आपको अभी आरआर हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा और एक शिपमेंट देगा, और वो शिपमेंट लेने के बाद तुम मुझे कॉल करना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। दोस्तों, उस आदमी के निर्देश देते ही मैं आरआर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया, जो चंडोल घाट से महज 5 किलोमीटर दूर था। फिर जब मैं आरआर हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे वहां एक आदमी मिला, जिसने मुझे देखते ही कहा, तापोसदास जी आप? जिस पर मैंने हाँ कहा, और मेरे हाँ कहते ही उस आदमी ने मुझे ट्रक को बेसमेंट की तरफ जाने का इशारा किया। उस आदमी के इशारा करते ही जब मैं ट्रक बेसमेंट के अंदर ले गया तो मैंने पाया कि वहाँ और भी कई सारे ट्रक खड़े हैं, मानो उन्हें भी इसी काम के लिए बुलाया गया हो। खैर, ट्रक रोकने के बाद मैं इंतज़ार करने लगा सामान के लोड होने का। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि आखिर क्या सामान है, पर जो भी था मुझे तो सिर्फ लेकर जाना था। मैं अभी ट्रक में बैठा इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी वही आदमी एक छोटा सा डब्बा जो कि काले रंग का था अपने साथ में लेकर आया। उस आदमी के हाथ में वो छोटा सा काला पैकेट देखकर मैं तो चौंक गया और ये सोचने लगा कि क्या बस यही छोटा सा डिब्बा है पैकेज के नाम पर। अभी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि तभी उस आदमी ने मुझे ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खोलने को कहा। उसके इशारा पाते ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोला। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उस आदमी ने वो पैकेज रखा और मुझे वहाँ से जाने को कह दिया, जिस पर मैंने उस आदमी को कहा भी, क्या भाई साहब, बस इतना ही सामान है या फिर और कोई भी सामान है? मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया और उसके वहाँ से जाने के बाद मैं ट्रक में बैठा और उस आदमी के कहे अनुसार उसे कॉल लगाया। और जैसे उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, भाई साहब ये क्या मजाक है, सिर्फ एक छोटा सा पैकेज है जो हाथ में भी रख सकते हैं, इसके लिए आपने पूरी ट्रक बुक कर दी? मेरे ये कहते उस आदमी ने बड़े ही गर्म मिजाज में बोला, तुम बस अपने काम से काम रखो और अब तुम सीधे बल्लीपुर हाईवे के रेड लाइट पर जाकर रुकना। यहाँ तुम्हारा मेरा एक आदमी मिलेगा और वो भी तुम्हें एक सामान देगा, और सामान लेने के बाद ये ध्यान रहे कि तुम उससे कोई भी बात मत करना, और सामान लेते ही मुझे फिर से कॉल करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। उस आदमी के बेरुखी से बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और मैं हॉस्पिटल की बेसमेंट से निकल पड़ा बल्लीपुर हाईवे के लिए। गाड़ी अपनी स्पीड में थी, पर इसके बावजूद भी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो तेज़ नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी की रफ्तार एक्सीलेटर के हिसाब से और भी ज़्यादा होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं था। मानो ट्रक काफ़ी भारी हो चुका हो। ट्रक तो पूरा खाली था, सिर्फ एक छोटे से पार्सल के सिवाय ट्रक में कुछ भी नहीं था। खैर, उस वक्त तो मैंने इतना गौर नहीं किया कि आखिर ये क्या माजरा है, पर जब मैं बल्लीपुर हाईवे के उस रेड लाइट पर पहुंचा जहां पर मुझे रुकना था, तो मैंने पाया कि वहां पर पहले से एक आदमी खड़ा है। मेरे ट्रक रोकते ही वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया। जैसे मैंने वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ा तो वैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगा। और फिर इसी बीच जब मैंने उस कागज़ के टुकड़े की तरफ देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया।
दरअसल उस कागज के टुकड़े पर कुछ अजीब से गोल गोल निशान बने थे, वो भी रंग बिरंगे, मानो कि किसी बच्चे ने किसी तरह की कलाकारी की हो। अब ये देखकर मेरा तो माथा ही पिनक गया कि भला ये कौन सा काम है। एक आदमी एक छोटी सी डिब्बी ट्रक में रखता है और दूसरा एक फालतू सा कागज थमा के मेरे पास से चला जाता है। आखिर ये काम है भी या कोई मजाक है? अब ये सोचकर मेरा दिमाग गर्मा गया और मैं झुंझलाते हुए उस आदमी से बोला, अरे ओ भाई साहब, ये क्या मजाक है? मेरे इतना कहते ही वो आदमी रुका और मेरी तरफ पलटा। मेरी तरफ पलटते हुए उस आदमी ने बड़े ही अजीब अंदाज में मुझे घूरा, मानो कि वो कुछ बताना चाहता हो, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो एक झटके से वहाँ से चला गया। मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि वो किस तरफ चला गया, पर अब तक मेरा दिमाग पूरी तरह से जल चुका था। तभी मैं ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि उस छोटी सी डिब्बे में कोई फालतू सी चीज़ तो नहीं है। और जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर जब उस पैकेज को खोला, तो उस पैकेज के खुलते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं मेरी नाक और मुंह में जाने लगा। अब ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और वो डिब्बी नीचे फेंक दी, पर वो धुआं अभी भी आता ही रहा और मेरी नाक और मेरे मुंह में समाता रहा। फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा, यहाँ तक कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। और फिर जब वो धुआं उस डिब्बी से निकलना बंद हुआ, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। पर मुझे अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन मेरा सर अभी भी चकराए जा रहा था। दोस्तों, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बला थी। आखिर ये धुआं मेरे मुंह में ही क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि इसी बीच फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो ये फ़ोन उसी आदमी का था, यानी कि जिसने मुझे ये काम दिया था। मेरे फ़ोन उठाते ही उस आदमी ने पूछा, क्या तुम बल्लीपुर रेड लाइट पर पहुंच गए? उसके ये कहते ही मैं उस पर खिसियाते हुए बोला, हाँ मैं तो कब का पहुंच गया और मैंने उस दूसरे आदमी से पैकेज भी ले लिया है। पर तुम ये बताओ कि भला ये कौन सा काम है? एक कागज़ का टुकड़ा लेना, ये काम तो तुम किसी से भी करवा सकते थे, और ऊपर से उस काली डिब्बी में काले धुएं के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। आखिर तुम हो कौन और ये कौन सा काम है? मेरे ये सवाल करते ही वो आदमी एकदम से घबरा गया और फिर हकलाते हुए बोला, अरे कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने वो काली डिब्बी खोल कर देख ली है? उसके ये कहते ही मैं बोला, हाँ मैंने खोल कर देख लिया है और उसमें से सिर्फ धुआं ही निकला था और वो सारा का सारा धुआं मेरे अंदर चला गया। मेरे ये कहते ही वो आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस शिपमेंट को खोलकर। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। उस आदमी के ये कहते ही मैंने फिर से तपते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या होने वाला है मेरे साथ? जिसके बाद उस आदमी ने कहा, जो कागज़ का टुकड़ा तुमने लिया है उसे एक बार देख कर पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर जिंदा रहे तो कॉल करना। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और उसके फ़ोन काटने के बाद मैंने उस आदमी को मन ही मन बहुत ही गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। पर मैं कर भी क्या सकता था। इसके अलावा कुछ देर यूं ही बड़बड़ाने के बाद मैं ट्रक में बैठा और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने पाया कि मेरा पेट एकदम से बड़ा होने लगा है। फिर जब मैंने अपने पेट की ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरा पेट अब काला हो चुका है और वो लगातार उभरे ही जा रहा है। अब ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो वो आदमी सही कह रहा था कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो चुका है और ऐसे में मुझे कुछ तो करना था अपने बचाव के लिए। फिर कुछ और सोचने के बाद फिर से अचानक ही मुझे अपने बाबा का ख्याल आया, जो कि शमशान घाट में रहते थे। उनका ख्याल आते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक शमशान की तरफ मोड़ दिया, जो कि आगे 7 किलोमीटर दूर था। ट्रक की रफ्तार फुल स्पीड में करके मैं पहुंचा उस शमशान घाट जहां मेरे बाबा बैठे हुए थे। जैसे मेरे बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो डांटते बोले, अरे ये क्या हाल बना लिया तूने? ये किसने किया तेरे साथ? उनकी बातों से मालूम चल रहा था कि उन्हें मालूम था कि मुझे हुआ क्या है। मैंने फ़ौरन ही उन्हें सारी बात बता दी और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे पहले तो वो कागज़ का टुकड़ा देने को कहा जो उस आदमी ने मुझे बल्लीपुर रेड लाइट पर दिया था। बाबा की बात सुनते मैंने फ़ौरन ही वो कागज़ का टुकड़ा उन्हें थमा दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे वही बगल में बनी चिता पर लेटने को कहा। मैं तो जानता था कि बाबा जो करेंगे वो सही करेंगे, इसलिए मैंने उनसे इस पर कोई सवाल ही नहीं किया और चुपचाप जा कर के मैं उस चिता पर लेट गया।
मेरी चिता पर लेटने के बाद बाबा ने मेरे पेट पर एक लाल रंग की शीशी रखी। शीशी रखने के बाद उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर इसके बाद मेरे पेट में एक अजीब सा कुछ होने लगा और साथ ही बहुत तेज़ दर्द भी। उस तेज़ दर्द के साथ वो सारा का सारा काला धुआं अपने आप ही उस शीशी के अंदर जाने लगा और फिर कुछ देर में मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो बाबा ने मुझे वो लाल शीशी दी जो उन्होंने मेरे पेट पर रखी थी। और शीशी देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इसे जल्दी से जल्दी शमशान घाट के दक्षिण दिशा में गाड़ दो और फिर वहीं से सीधे अपने घर चले जाना और फिर भूल से भी इस शमशान घाट में मत लौटना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा की ये कहती ठीक वैसा ही किया मैंने। वो शीशी मैंने उस शमशान घाट के दक्षिण दिशा में जाकर गाड़ दी और फिर वहाँ से मैं सीधे चला आया अपने घर। दोस्तों, इस घटना के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, पर मेरी तबीयत अब अगले कुछ दिनों तक खराब ही रही। पर धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। पर आज भी मैं वो घटना नहीं भूल पाता कि आखिर वो कौन था और वो मुझसे कौन सा काम करवाना चाहता था। अगर उस रात मुझे बाबा का ख्याल नहीं आया होता तो शायद कुछ और ही बन गया होता। पर क्या, इसका जवाब मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।